हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे से ही होंगे। तो अभी मैं कॉलेज में था तो मेरे दिमाग में है कि ऑलरेडी मार्च ख़त्म होने वाला है। एंड बहुत सारे लोग जो है नेक्स्ट सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर चुके होंगे ऑलरेडी, और उनको रिजल्ट भी मिल गया होगा कि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का। एंड बहुत सारे लोग जो अप्लाई करने वाले हैं अभी भी सोच रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, कंट्रीज़ को लेके कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं सोच रहा था कि चलो एक जेनरिक वीडियो बना देते हैं, इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से, कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी आइदर इन यूके और अब्रॉड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपके मार्क्स। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मार्क्स से कुछ नहीं होता, स्किल्स चाहिए होता है, ये वो। भाई वो सब बात की बातें हैं। पहले मार्क्स, मार्क्स इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, योर मार्कशीट। तो आपका जो भी अंडर ग्रेड में मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, कोर मॉड्यूल्स के और बाकी भी, ओवरऑल जो भी आपका सीजीपीए है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना गाइस, लोगों के बहकावे में मत आना। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो या आपका एजेंट भी बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो होता है। मार्क्स पे ध्यान देना, ठीक है। बट वही है कि अब ऑलरेडी अंडर ग्रेड हो चुका है लोगों का जो अप्लाई कर रहे हैं, या जो आने वाले सालों में अप्लाई करेंगे उनको बोलूँगा कि अभी से ध्यान दो मार्कशीट पे। ऑब्वियसली अपना ग्रेड बढ़ाओ ओवरऑल। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रेजुएशन, तो उनके हाथ में तो ये चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आती है मार्क्स, ठीक है। फिर अब जब मार्क्स वाला चीज़ आपके हाथ से निकल गया है तो आपको ध्यान देना है दूसरी चीज़ पे, वो है एक्सपीरियंसेस। मतलब इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस वगैरह, जो भी आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है। रिलीवेंट एक्सपीरियंस अगर है आपका, सपोज़ मैं रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पढ़ रहा हूँ और अगर मैंने ऑलरेडी किसी सोलर फार्म, विंड फार्म पे काम किया है, या एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर काम किया है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है। तो दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पे आता है आपके स्किल सेट। आपको ऑप्शन रहता है जब आप अप्लाई करते हो ना, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको वो चाहते हैं कि आप बताओ उनको कि आपने क्या क्या स्किल्स है आपके पास। मतलब इसमें को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर सारा स्किल्स आता है। जैसे आपने किसी एनजीओ में काम किया, आपने कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हो, वहाँ पे समाज सेवा टाइप्स कुछ कर रहे हो, मतलब सोसाइटी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो थ्रू योर नॉलेज और थ्रू आउट द योर स्टडीज़, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा काम किया है। मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं बस, बुक के अलावा उसको दुनिया में और कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो चीज़ ठीक है, मार्क्स इज़ गुड, बट देन अगेन अगर आप सिर्फ मार्क्स के भरोसे आओगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, तो फिर आप अगेन भोंदू की कैटेगरी में आओगे। यहाँ पे ऐसा ही होता है। यहाँ पे दे चेक एवरीथिंग, मतलब ओवरऑल जो होता है ना, स्टूडेंट का ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं वो, कि आप ओवरऑल में कितने अच्छे मतलब स्टूडेंट हो, या कितने अच्छे आपकी पर्सनैलिटी है, हाउ गुड यू आर एज अ पर्सन। तो वो चीज़ देखते हैं ये लोग, ठीक है। और इसमें जो है ना, जो मैं स्किल्स वाला पार्ट बोल रहा हूँ, इसमें सब कुछ आता है। मतलब एकेडमिक स्किल भी, जैसे अपार्ट फ्रॉम आपके स्टडीज़, आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया, डिजर्टेशन जो करते हैं बीटेक में, उसमें कोई पेपर पब्लिश किया हो ऐसा कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, ठीक है। एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत कॉमन है, सबको पता ही होगा, आईएल्ट्स होता है। तो आईएल्ट्स या टोफेल का जो आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देते हो, तो उसके मार्क्स पे ध्यान देना गाइस। उसमें जो बैंड है वो ओवरऑल 6.5 होना चाहिए, एंड मिनिमम मिनिमम, एंड हर एक सेक्शन में अगर 6.5 है ना तो बहुत सही है। मतलब देन यू आर एलिजिबल टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़। मतलब सारे अगर सेक्शन में 6.5 मिनिमम है और ओवरऑल में भी 6.5 है तो बहुत सही है। तो उस पर ध्यान देना थोड़ा। और इसमें मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही बोलूँगा कि रीडिंग सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। वहाँ पे मतलब ना कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग होता है, जो ऐसे में होता है और जो आंसर होता है उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग होता है। तो बिना प्रैक्टिस के बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप ऐसे ही जा रहे हो आइल्स देने। मैं जब गया था तो मैंने वो रीडिंग सेक्शन में मुझे लगा था कि नॉर्मल ऐसे बेस्ट आंसर होगा, बट वहीं पे मैं फंस गया था। तो रीडिंग सेक्शन में मेरे मार्क्स कम आए थे, ऑल्दो ओवरऑल मेरा 7 बैंड है, दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन रीडिंग सेक्शन में बहुत मार्क्स कटे थे मेरे। तो रीडिंग पे ध्यान देना आप लोग। एंड फाइनली गाइस, द हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, जो आपका कोर है, जो आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर सकता है। मतलब जैसे युद्ध में होते थे ना पुराने ज़माने में, ब्रह्मास्त्र, अभी समझ लो परमाणु बम, तो परमाणु बम है, दैट इज़ योर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है। या बहुत लोग जर्मनी साइड में लेटर ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं, एलओएम, ठीक है। तो दो चीज़ होता है, एक एलओआर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आप प्रोफेसर से लिखवा लो कि आप कैसे स्टूडेंट थे, और एक होता है एसओपी। तो मेन एसओपी है, एलओआर की बात नहीं करूँगा मैं, एसओपी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, एलओआर का चर्चा आया है तो बस इतना ही बोलूँगा कि एटलीस्ट 2 एलओआर ले लेना कम से कम, 2 एलओआर ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं एसओपी की। एसओपी में गाइस क्या होता है ना, कि एसओपी का मतलब है कि आपको जितनी भी आपने गलतियाँ की, जो भी आपके मिस्टेक्स हैं ना, वो सब आप रेक्टिफाई कर सकते हो उसमें। मतलब सपोज़ करो आपको कॉलेज में मार्क्स कम आए, तो एसओपी वो ज़रिया है लोगों को बताने का। एसओपी क्या होता है ना, लोग पढ़ते हैं लिटरली, एक एक एसओपी पढ़ी जाती है, कि आपको जस्टिफिकेशन का मौका दिया जाता है कि हाँ, मेरा मैथ्स में मार्क्स कम आया क्योंकि मैं फिजिक्स पे फोकस कर रहा था, या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा था, मैं ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था जिसके कारण मैथ्स एग्जाम के लिए पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो मेरे मैथ्स में मार्क्स कम आए।
बट ये प्रोजेक्ट से मैंने ये सीखा और मैं फ्यूचर में पूरा कोशिश करूँगा कि मैं मैथ्स को इंप्रूव करूँ। या फिर आप उसको ये दिखाओ कि थर्ड सेमेस्टर में मार्क्स कम आए बट देखो फोर्थ सेमेस्टर में मैंने 9 पॉइंटर लाया, तो मैंने इंप्रूव किया। समझ में आता है? इंप्रूवमेंट स्टेज दिखाओ उसको, ये चीज़। एंड सेकंड थिंग इसमें आप ये भी कर सकते हो, ये तो मार्क्स का हो गया। सेकंड इसमें आप बता सकते हो कि आप क्यों वो कोर्स करना चाहते हो। मेन वो वही देखना चाहते हैं कि आप कोर्स क्यों करना चाहते हो। तो कोर्स करने में ना आपको ये दिखाना है कि इस कोर्स से आप मतलब पहले से एसोसिएटेड हो। ये ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी ने बोला और आप कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको अपनी अच्छी स्टोरी बतानी है कि मेरे दिमाग में क्यों लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट हुआ, मेरे दिमाग में क्यों आया कि ये कोर्स करना है। ठीक है, सपोज़ फॉर एग्जांपल बोलो, आप ऐसा बना सकते हो स्टोरी कि मैं एक दिन ट्रेन से जा रहा था, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे जो है रास्ते में विंड मिल वगैरह दिखी, तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुआ कि भाई मैं उसको स्टडी करूँ उसके अलावा। तो चूँकि मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हूँ लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, तो फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे इंजीनियर से बात किया, उनसे समझने की कोशिश की। समझ रहे हो? तो इस टाइप की कहानी। तो वो देखना चाहते कि जेन्युइनली आप में इंटरेस्ट आया कैसे। और उसके अलावा आपको ये भी दिखाना है कि जब मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं ये सब जब सीखूंगा आपके यूनिवर्सिटी में आके, यूनिवर्सिटी वालों को ये बताना होता है कि मैं जब आपकी यूनिवर्सिटी में आके ये सीखूंगा, ये मेरा मॉड्यूल है, तो उसका वो भी दिखाना आपको, कोर्स मॉड्यूल। तो इससे पता चलेगा कि आपने रिसर्च किया उस कोर्स के बारे में। आप उसमें प्रोफेसर का नाम मेंशन कर सकते हो कि ये प्रोफेसर जो आपके यहाँ पढ़ाते हैं, ये मॉड्यूल पढ़ाते हैं, मैंने उनका रिसर्च पेपर देखा, मुझे वो बहुत पसंद है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कहानी। और इसीलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ इस कॉलेज में। एकदम अच्छी कहानी बनानी है आपको कि मैं उनसे पढ़ूंगा, मैं उनसे ये सीखना चाहता हूँ और उनको ऐसे अप्लाई करना चाहता हूँ सोसाइटी में। हमारे यहाँ पे ना एक टर्म है एक्चुअली, मेरे कोर्स में है, वैल्यू क्रिएशन। हमारी मैडम बहुत बोलती है, प्रोफेसर। तो एज ए पर्सन आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, मतलब ये कोर्स पढ़ के। तो सेम होता है, एसओपी में भी सेम होता है। ये चीज़ पहले कोई बताया नहीं था, बट अब चूंकि यूनिवर्सिटी में हूँ, सुन रहा हूँ वो चीज़ डेली, और वो कोर्स का पार्ट है कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी सीख के सोसाइटी में क्या वैल्यू क्रिएट करूँगा, सोसाइटी को क्या आउटपुट दूंगा। ठीक है, तो वो एक पार्ट है, एक्चुअली में पार्ट है, मॉड्यूल है एक हमारा। तो सिमिलरली वो हर कॉलेज में होता है कि आपको एक प्रिपेयर करते हैं वो, कि आप बाहर जाओ तो आप सिर्फ खुद को नहीं, यूनिवर्सिटी को, कोर्स को, सबको, टीचर्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी, कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी हो, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको वो दिखाना है कि मैं ये सब करके एक इस तरह से वैल्यू क्रिएट करूँगा कि समाज में कुछ अच्छा होगा। समझ रहे हो आप? तो वो आपको एक मस्त स्टोरी बनानी है। और अगर आप एसओपी आपकी सही है ना, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा, सब मिलेगा। स्कॉलरशिप भी बहुत हद तक एसओपी पे डिपेंड करता है। इवन जब आप अलग से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो ना एडिशनली, तो उसमें भी रहता है वो एसओपी वाला सेक्शन, या फिर वाई यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप और वाई यू वांट टू चूज़ दिस कोर्स। तो वहाँ पे भी सेम आपको वो दिखाना है कि आप क्यों उस लायक हो, मतलब आप में ऐसा क्या है अपार्ट फ्रॉम योर मार्क्स, ग्रेड्स, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप्स, एक्सपीरियंस, स्किल, उन सब के अलावा आपके अंदर एज ए ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन, आपके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी लोगों में नहीं है। समझ रहे हो? आपको बर्निंग डिज़ायर दिखाना है उसमें कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आई होप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, और जो आपके पास आने जाने वाले लोग हैं, मतलब आगे फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनको ये शेयर करो और ये चीज़ बताओ। बाकी ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग पैसा दे के लिखवा लेते हैं भाई एसओपी, एजेंट वगैरह 15,000 लेता है, इंग्लिश में ऐसे लिखने का 5,000, 10,000, 15,000 लेता है। भाई वो सब मत करो। अगर आपको जेन्युइनली पढ़ना है ना, लाइफ में कुछ करना है, तो एसओपी खुद से लिखो और बार बार लिखो, मेहनत करो, अच्छे से लिखो, लगे तो दिखाओ किसी एक्सपर्ट को। अगर आपको पर्सनली कुछ इनपुट चाहिए कि भैया मैंने ऐसा लिखा है, या भाई मैंने ऐसा लिखा है, मुझे रिव्यू दे कि इस पर कैसा है, तो आप मेरे को पर्सनली, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहते हैं डिस्क्रिप्शन में होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब है, लिंक्डइन भी दे दूंगा मैं। कहीं पे भी अप्रोच करो आप, मैं जितना हो सकता है मैं अपने एंड से हेल्प करूँगा। और अगर आप किसी को जानते हो, बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में जो ज्ञान देते हैं, तो अगर आपको है कि कोई लोग मेरे से भी एक्सपर्ट होंगे तो उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, बट मेरा कोई चार्ज नहीं है भाई, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री में आपकी हेल्प कर दूंगा। क्योंकि मैं जब ये सब चीज़ के लिए परेशान था ना, तो मैं जहाँ भी जाता था कोई पैसा ही मांगते थे, 100 रुपया, 150 रुपया, भाई जो भी है व्हाट्सएवर, वो उनका, दैट इज़ देयर पर्सनल कॉल। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एज ए फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसा समझो, मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी तो बस इतना ही था शॉर्ट में। तो ध्यान रखना अपना, और जब भी एप्लीकेशन करो, इवन जो रिजेक्शन आया है अगर आपको, तो डीमोटिवेट मत हो। यू आर स्टिल हैव चांसेस, ओके, यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल गॉट द चांस। दोबारा से अप्लाई करो, सब हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।